हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी अ जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा खिलजी वंश चल रहा था और आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो अभियान किए गए हैं, वैसे तो इसने बहुत सारे अभियान किए हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करते हैं, जलालुद्दीन खिलजी का, जिन्होंने खिलजी वंश की नींव डाली थी, स्थापना की थी। जलालुद्दीन खिलजी का ये दामाद भी था और प्लस उसका भतीजा भी था, और इसी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने ही जलालुद्दीन खिलजी का वध किया था, धोखे से उसको मार डाला था, उसकी हत्या कर दी थी कड़ा मानिकपुर में बुलाकर। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी को स्टार्ट करते हैं। 1296 से 1316 तक इसका कार्यकाल रहता है। अलाउद्दीन द्वारा अभियान। अलाउद्दीन खिलजी अली गुरशास्प इसका नाम था, जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था। जलालुद्दीन ने उसे कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया था। ठीक है, कड़ा मानिकपुर का क्या बनाया था? सूबेदार बनाया था। और किंतु धीरे धीरे वह सल्तनत की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाने लगा। उसने उसके व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को मलिक छज्जू जो था वो पहचानता था, और उसने उसकी महत्वाकांक्षाओं को जाना और उसे उत्साहित भी किया, और प्लस उसे सलाह भी दी। मलिक छज्जू ने अलाउद्दीन खिलजी को सलाह दी कि सफल विद्रोह के लिए, अगर आपको विद्रोह करना है सफलता पूर्वक, तो आपको उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्या पड़ेगी? धन की आवश्यकता पड़ेगी। और इसी धन के संग्रह के लिए, इसी धन के कलेक्शन के लिए, ठीक है, उसने क्या किया? अलाउद्दीन ने भिलसा और देवगिरी के 2 अभियान किए। इंपॉर्टेंट ना? ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या बताया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए, हमारा टॉपिक क्या है? जो उसने अभियान किए हैं। तो इसको हमने स्टार्ट कैसे किया कि भाई पहले तो हमने इंट्रोडक्शन दिया, जो कि आपको हर बार दिमाग में रखना है। जब भी आप किसी के बारे में पढ़ रहे हो तो उसका कार्यकाल हमेशा दिमाग में रखना है। कब से कब तक है? 1296 से 1316 ईस्वी तक है। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद भी था। उसी ने ही जलालुद्दीन को धोखे से मार दिया था कड़ा मानिकपुर में। और अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया गया था, लेकिन इसके अंदर वो सूबेदार बनके वो खुश नहीं था। उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो बहुत ज्यादा थी, और उसको मलिक छज्जू ने खूब पहचाना और उसने उसको उत्साहित भी किया, उसको सलाह दी कि अगर आपको विद्रोह करना है तो विद्रोह के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, धन की जरूरत पड़ेगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं? वो 2 अभियान करते हैं। कौन कौन से? देवगिरी और भिलसा। ठीक है, तो उनको हम देखते हैं, 2 सैन्य अभियान को। देवगिरी अभियान, मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में हुआ था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जलालुद्दीन के काल में, इस वक्त जलालुद्दीन अभी जिंदा है। ठीक है, मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही देवगिरी के शासक रामचंद्र देव। तो कैसे याद करेंगे? देवगिरी और रामचंद्र देव। ठीक है, देवगिरी रामचंद्र देव पर अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में हुआ था। अलाउद्दीन ने 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया था। देखिए 1296 में ही जलालुद्दीन इसकी हत्या कर देता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और 1296 में ही जुलाई 1296 में ही ये अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है। तो 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया। दक्षिणी भारत को जीतने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, अली गुरशास्प है। यद्यपि दक्षिणी भारत को उसके विजित करने का लक्ष्य साम्राज्य विस्तार करना नहीं था। वो ये नहीं कह रहा था कि मैं दक्षिण भारत में विजय करूंगा, उसको अपने राज्य में मिला लूंगा, ऐसा नहीं था। वो उसको धन लूटना था। ठीक है, ओके, बल्कि धन की लालसा थी। जैसा कि आप भी जानते हैं कि उसे अगर विद्रोह करना है तो उसके लिए उसको धन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि देवगिरी का राज्य दक्षिण भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली और संपन्न राज्य था। ठीक है, तो इसी को दिमाग में रखा कि ये काफी ज्यादा धनी लोग हैं यहाँ पे, और काफी संपन्न राज्य है, और यहाँ पे आक्रमण करना चाहिए। उसने आक्रमण किया और वहां पे उसको लूटा, देवगिरी को। तो हमने ये देखा, यहाँ का शासक रामचंद्र देव, मैंने बोला देवगिरी और रामचंद्र देव, 1296 आपको याद रखना है।
यहाँ का शासक रामचंद्र देव एक योग्य और साहसी राजा था। उसने मालवा और मैसूर के राज्यों को जीतकर न केवल अपनी राज्य सीमा का विस्तार किया था, बल्कि व्यापार व कृषि की उन्नति, देवगिरी राज्य को संपन्न और वैभवपूर्ण बना दिया था। देखिए, जो शासक थे रामचंद्र देव, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो एक साहसी और कुल मिला के मतलब बहुत ही अच्छे शासक थे, और उनने मालवा और मैसूर के राज्यों को, मालवा और मैसूर को भी जीता, न केवल जीता बल्कि अपनी राज्य सीमा का विस्तार भी किया, अपनी राज्य की सीमाओं का भी विस्तार किया, उसको बढ़ाया, और साथ ही व्यापार और कृषि में भी उन्नति की। और व्यापार और कृषि जब बढ़ा तो क्या हुआ, फिर उसके बाद देवगिरी राज्य को मतलब काफी ज्यादा वहां पे प्रोडक्शन वगैरह होता था, उत्पादन होता था, ठीक है, तो लोग भी संपन्न थे, तो राज्य को उसने क्या किया, संपन्न और वैभवपूर्ण। कहने का मतलब है रामचंद्र देव के काल में देवगिरी जो है बिल्कुल संपन्न राज्य था। अलाउद्दीन मलिक अलाउ मुल्क को कड़ा में अपना, फिर मैं रिपीट कर रही हूं, अलाउद्दीन मलिक अला उल मुल्क को कड़ा में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर चंदेरी और भिला होते हुए देवगिरी की उत्तरी सीमा पर स्थित एलिचपुर पहुंचा। तो ये जो अलाउद्दीन है वो मलिक अला मुल्क को कड़ा में अपना प्रतिनिधि घोषित करता है, प्रतिनिधि नियुक्त करता है, और चंदेरी और भिला होते हुए देवगिरी के उत्तरी सीमा पर पहुंचता है, एलिचपुर, ठीक है। मार्ग में उसने एक्सक्यूज मी, यह अफवाह फैला दी कि वह अपने चाचा से अप्रसन्न है। उसने ये अफवाह फैलाई, चाचा कौन, जलालुद्दीन, ठीक है, तो उसने अफवाह फैलाई कि वो अपने चाचा से अप्रसन्न है और तेलंगाना राज्य में नौकरी करने की आशा में जा रहा है। उसने ये झूठी अफवाह फैला दी। इस कारण किसी ने उसका विरोध नहीं किया। कैसे विरोध करेंगे जब वो नौकरी करने के लिए जा रहा है? ऐसा थोड़ी बोला है कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ लड़ाई करने के लिए, या यहाँ अभियान करने के लिए आ रहा हूँ, विद्रोह करने के लिए आ रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। अगर ऐसा बोलता तो उधर भी लोग मतलब खड़े रहते लड़ाई के लिए ना, लेकिन उसने सीधा बोला कि मैं अपने चाचा से अप्रसन्न हूं और इस वजह से मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, जैसे नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ। इस कारण किसी ने उसका विरोध नहीं किया। देवगिरी से कुछ मील दूरी पर ही लासूड़ा के दर्रे में वहां के सरदार कान्हा ने अलाउद्दीन का मार्ग रोका। अब एक था सरदार लासूड़ा, है ना, तो ये जो जगह है लासूड़ा का दर्रा, वहां पर सरदार था कान्हा, उसने उसका मार्ग रोका, मतलब विरोध किया उसको आने का, लेकिन वह पराजित हुआ, उसको हरा दिया, कान्हा को हरा दिया। देवगिरी पहुंचकर अलाउद्दीन ने अचानक उस पर आक्रमण कर दिया, अचानक से आक्रमण किया। अगर ये पहले ही बता देता कि यहाँ पे आक्रमण करने आ रहा है तो वहां के लोग भी पहले से ही तैयार रहते लड़ने के लिए, लेकिन उसे हो सकता है वहां तक पहुंचने भी नहीं देते, लेकिन यहाँ पे तो इसने धोखे से वहां पहुंचा, ठीक है, और देवगिरी पहुंचकर वहां पर आक्रमण कर दिया। इस सहसा हुए आक्रमण से राजा रामचंद्र देव चकित रह गया। वो भी सोचने लगा ये क्या हुआ, तो नौकरी करने जा रहा था, यहाँ कैसे आक्रमण कर दिया। उसने किले की फाटक बंद कर दिया, उसने किले के फाटक बंद कर दिया और अपनी सुरक्षा का प्रबंध किया, किंतु रसद आदि का आपूर्ति की उचित प्रबंध न होने के कारण आत्मसमर्पण करने को विवश हो गया, ठीक है। और परिस्थितियां ऐसी हो गई कि उसे अचानक से आक्रमण भी हुआ था और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि उसे क्या हुआ, ना चाहते हुए भी आत्मसमर्पण करना पड़ा रामचंद्र देव को। अलाउद्दीन ने यह अफवाह फैला दी कि उसकी सेना दिल्ली से आने वाली 20,000 की मुख्य सेना का अग्रगामी भाग है। यह सुनकर रामचंद्र देव संधि करने के लिए तैयार हो गया, जिसके अनुसार अलाउद्दीन धन लेकर वापस लौटने पर सहमत हो गया। तो ये था देवगिरी का अभियान 1296, जो कि एक धोखे से जीता गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इसी बीच रामचंद्र देव का पुत्र था, नाम था उसका शंकर देव। संधि हो गई तो रामचंद्र देव के पुत्र कौन है, शंकर देव है, ठीक है। रामचंद्र देव का पुत्र है शंकर देव, जो कि किसी अभियान पर गया था। राजधानी की विपत्ति सुनकर देवगिरी पहुंचे। जब उसको यह खबर मिली कि देवगिरी पर आक्रमण कर दिया अलाउद्दीन ने, तो वह वापस लौटता है और अपने पिता की संधि के विरुद्ध उसने अलाउद्दीन पर आक्रमण कर दिया। 1000 घुड़सवारों को नसरत जलेश्वरी के संरक्षण में किले की देखभाल के लिए छोड़कर अलाउद्दीन ने शंकर देव का मुकाबला किया। अलाउद्दीन ने शंकर देव का मुकाबला किया और अलाउद्दीन की सेना पराजित ही होने वाली थी कि एकाएक नसरत जलेश्वरी सेना के साथ पहुंच गया, ठीक है। और शंकर देव
इन्हें सिंघनदेव भी बोलते हैं, उसे दिल्ली से आने वाली सेना समझकर भयभीत हो गया। अब देखिए, और संधि करने के लिए बात हुआ। पहली संधि की अपेक्षा अलाउद्दीन ने दूसरी संधि के लिए कठोर शर्तें रखी। पहली संधि तो फिर भी ठीक थी, दूसरी वाली की शर्तें जो थी काफी ज्यादा कठोर थी। उसने एलिचपुर प्रांत को हस्तगत कर दिया, जिसकी वार्षिक आय के अनुसार रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के पास भेजना स्वीकार कर दिया। जो रामचंद्र देव जो था उसने क्या किया, जो एलिचपुर प्रांत था और वहां से जो भी उसको मतलब राजस्व बोल सकते हैं, रेवेन्यू बोल सकते हैं, जो मिलता था, वो एग्री हो गया, मतलब कि वो सहमत हो गया कि मैं जो वार्षिक आय है मेरी वो मैं आपको भेज दूंगा। रामचंद्र देव इस बात के लिए सहमत हो गया। ठीक है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया था। ये भी संधि में था कि उसने ये भी शर्त में रही होगी कि रामचंद्र देव अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से कर दिए। ठीक है, युद्ध क्षति के रूप में, जो युद्ध में जो नुकसान हुआ था, तो उसके रूप में अतुल संपत्ति लेकर अलाउद्दीन वापस लौट आया। और इसी संबंध में डॉक्टर एस राय ने लिखा है, जो अलाउद्दीन खिलजी जो धन लेकर वापस लौटता है, तो इस संबंध में एक इतिहासकार है डॉक्टर एस राय, उन्होंने लिखा है कि वास्तव में दिल्ली को देवगिरी में जीता गया, क्योंकि दक्षिण का जो सोना था, स्वर्ण था, अलाउद्दीन के सिंहासन पर बैठने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ठीक है, तो ये आपने देवगिरी का देखा अभियान और आपने संधियां भी देखी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन के शासनकाल में विद्रोह। अब विद्रोह की बात करें, देखिए अलाउद्दीन के शासनकाल में अनेक विद्रोह हुए थे। क्या बोला मैंने? अनेक विद्रोह हुए थे। 4 विद्रोह प्रमुख हैं, जैसे 9 मुसलमान। नवीन मुसलमान में पढ़ा चुकी हूं किनको कहा जाता है, आप वीडियोस देख लीजिएगा। अकत खां का विद्रोह और मंगू खां का विद्रोह और हाजी मौला का विद्रोह। ठीक है, बहुत सारे विद्रोह हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम पढ़ेंगे डिटेल में। 9 मुसलमान विद्रोह 1299 में। 1296 में आपका देवगिरी हो गया। 1296 में क्या हो गया? देवगिरी पर आक्रमण हो गया, है ना। और 1299 में होता है आपका 9 मुस्लिम विद्रोह। 9 मुस्लिम विद्रोह में अलाउद्दीन ने गुजरात पर आक्रमण किया। ध्यान से सुनिए, अलाउद्दीन ने गुजरात पर 1299 में आक्रमण किया। इस सफल अभियान के बाद, ये भी अभियान सफल रहा, और इस अभियान के बाद शाही सेना जब वापस लौट रही थी, तब जालौर के निकट उलुग खां और नुसरत खां ने लूट के सामान में 4/5 भाग मांगा। उलुग खां जब इन्होंने लूटा गुजरात को, तो जो धन वहां से प्राप्त किया था, तो जो सेना थी उसमें नुसरत और नाम क्या है इनका, उलुग खां, इन्होंने बोला कि 4/5 भाग हमें चाहिए। ठीक है, इससे सेना में शामिल 9 मुस्लिमों ने विद्रोह कर दिया। जो 9 मुस्लिम थे, नवीन मुसलमान थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, इस विद्रोह में नुसरत खां का एक भाई और अलाउद्दीन का भतीजा, ये दोनों मारे गए। नुसरत खां का भाई और अलाउद्दीन का भतीजा इस विद्रोह में मारा गया, और नुसरत खां ने विद्रोह को दबा दिया। नुसरत खां ने क्या किया? विद्रोह को दबाया। बहुत से विद्रोही मारे गए, कुछ भाग कर हमीर देव अथवा कुछ अन्य रायकरण की शरण में चले गए। ओके, दिल्ली में विद्रोहियों की पत्नियों और बच्चों का मतलब उनके प्रति भी बहुत ही अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया, कत्लेआम मचा दिया गया, और अत्यंत क्रूरता मतलब अमानवीय व्यवहार किया गया। कुल मिला के इसामी और बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने की कार्यवाही का विवरण किया है। इंपॉर्टेंट, बर्नी के अनुसार उन्होंने बताया है कि जो नवीन मुसलमान थे, एक ही दिन में उनके साथ मतलब उनको बहुत ज्यादा संख्या में उनको मार दिया गया था। ठीक है, तो ये नवीन मुसलमानों का विद्रोह याद रखिएगा। तो 9 मुस्लिम विद्रोह किस बात के लिए हुआ था? लूट के धन पर ही, है ना, विद्रोह हुआ था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकत खां का विद्रोह। अकत खां अलाउद्दीन का जो मृतक भाई मोहम्मद था ना, तो मोहम्मद का पुत्र था और राज्य का वकीलदार था। उसने कुछ 9 मुसलमानों के साथ मिलकर इसने क्या गलती की थी कि जो अकत खां था, ये जो 9 मुस्लिम विद्रोह आपने देखा, ये जो नवीन मुसलमान थे उनके साथ मिल गया था।
ठीक है। तो अलाउद्दीन का एक भाई था जो कि मर चुका था, उसका पुत्र था, और ये जो है नवीन मुसलमानों से मिल गया था, ठीक है, और मिलकर विद्रोह किया इसने। जब अलाउद्दीन रणथंभौर अभियान पर जा रहा था तब वह तिलपत में शिकार करने के लिए रुका था। तिलपत में शिकार करने के लिए रुका था। शिकार खेलते खेलते वह अपनी सेना से दूर हो गया, शिकार खेलते खेलते दूर हो गया। उधर अकद खां कुछ नौ मुस्लिमों यानी मंगोल जो इस्लाम में परिवर्तित हुए थे, है ना, के साथ अलाउद्दीन को ढूंढ रहा था। अकद खां उन 9 मुसलमानों के साथ मिलकर और अलाउद्दीन को ढूंढ रहा था। उसने अलाउद्दीन पर आक्रमण कर दिया, सुल्तान के मोढ़े को ढाल बनाकर अपनी रक्षा की, ठीक है। मानिक नामक एक दास ने सुल्तान के सामने आकर बाणों की वर्षा से उसे बचाया। जब इन लोगों ने बाण चलाया तो उसने जाके सुल्तान की जान बचाई। उसके बाद तत्पश्चात अलाउद्दीन के पायक, व्यक्तिगत अंगरक्षक था, उसने पायक आगे आकर और अपनी ढालों से उसकी रक्षा की। अलाउद्दीन घायल हो गया। उसकी पैदल सैनिक उसके चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए और यह कह दिया कि सुल्तान मर गया। उसके जो सैनिक थे वो मतलब घायल हो गया था सुल्तान, और चारों तरफ से घेर लिए थे, और फाइनली उन लोगों ने ये बताया कि सुल्तान अब नहीं रहा, वो मर चुका है। अकद खां ने सुल्तान को मृत मानकर खेमे में पहुंचा। अकद खां को मतलब हाँ मर गया है तो अब मैं इसके सामने जाता हूँ, और खेमे में जब पहुंचता है तो वो उस वक्त बेहोश रहता है और अपने को सुल्तान घोषित कर दिया। जब वह सुल्तान के हरम में प्रवेश करता है ना, थोड़ी देर बाद जब सुल्तान को होश आता है तो इसके होश उड़ जाते हैं अकद खां के, ठीक है। सुल्तान के हरम में प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो हरम में रक्षक मलिक दिनार और उसके सैनिकों ने उसे रोक दिया। इसी बीच अलाउद्दीन होश में आता है और उसको देखते ही अकद खां वहां से भाग खड़ा होता है। कहां भागता है? अफगान, ठीक है, ध्यान से सुनिए। प्रयत्न किया तो हरम में रक्षक मलिक दिनार और उसके सैनिकों ने उसे रोक दिया। इसी बीच अलाउद्दीन होश में आया और वह अपने सैनिकों के साथ खेमे में पहुंचा। सुल्तान को जीवित देखकर अकद खां अफगानपुर भाग गया। उसको देखते ही इसके होश उड़ गए। तो ये था अकद खां का विद्रोह। उसका पीछा किया, उसका सिर काट दिया, और फाइनली कहा जाता है कि उसको मारने के बाद उसका सिर सजाकर और लाकर सुल्तान के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो ये यहाँ पे किस्सा खत्म हो गया अकद खां का, ठीक है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के भाई का मृत भाई का पुत्र था। इसने गलती क्या की थी? ये नवीन मुसलमानों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया था। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, अकद खां के छोटे भाई कुतलुग खां की भी हत्या की गई, और शेष जो षड्यंत्रकारी थे, जो इस षड्यंत्र में जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया था, उन सब के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। मंगू खां का विद्रोह, अलाउद्दीन के समय का तीसरा विद्रोह अमीर उमर एवं मंगू खां का विद्रोह था। ये अलाउद्दीन के भांजे यानी बहन के पुत्र थे। अलाउद्दीन की जो सिस्टर थी उसका बेटा था, ठीक है। इसने मलिक उमर बदायूं का और मंगू खां अवध का सूबेदार था। जो मलिक उमर था वो बदायूं का, और जो मंगू है वो अवध का सूबेदार था। अलाउद्दीन के रणथंभौर घेरे में व्यस्तता का लाभ उठाकर, रणथंभौर अभियान में वो बहुत ज्यादा व्यस्त था और इसी का लाभ उठाकर इन्होंने विद्रोह किया था। अलाउद्दीन द्वारा भेजे गए अधिकारियों ने उन्हें बंदी बनाकर रणथंभौर लाया और जहां उनका वध कर दिया गया, ठीक है। तो इनका भी मंगू और ये भी चले गए, मंगू और उमर, ठीक है। अलाउद्दीन के समय तीसरा विद्रोह था मंगू और उमर का। मंगू जो था अवध और उमर जो था वो बदायूं का सूबेदार था। अलाउद्दीन जब रणथंभौर अभियान में व्यस्त था तो उस समय इन लोगों ने विद्रोह किया था। एंड फाइनली इन लोगों को क्या किया जाता है? पकड़ा जाता है और इनको मारकर खत्म कर दिया जाता है। हाजी मौला का विद्रोह देख लेते हैं। हाजी मौला जो है, हाजी मौला का विद्रोह अलाउद्दीन के समय में राजधानी में हुए सभी विद्रोहों में सबसे अधिक गंभीर था। तो आपसे पूछ सकते हैं राजधानी में हुए जितने भी विद्रोह थे सबसे ज्यादा गंभीर, सबसे ज्यादा भयानक कौन सा था? हाजी मौला का विद्रोह। हाजी मौला पुराने कोतवाल फखरुद्दीन का मुक्ति प्राप्त दास और दो
दो पानियों के क्षेत्र जो दो पानी होता है, मतलब जैसे मान लिया इधर नदी है इधर नदी है, तो ये बीच वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब। मतलब कि आब मतलब पानी होता है, ठीक है। तो दोआब में बरतौल नामक कस्बे का शहना था। काजी अला उल मुल्क की मृत्यु के बाद वह दिल्ली के कोतवाल का पद चाहता था। समझ आया? तो हाजी मौला का विद्रोह अलाउद्दीन के समय में राजधानी में हुए सबसे गंभीर विद्रोहों में था। कोतवाल फखरुद्दीन का एक क्या था? दास था, जो दोआब में बरतौल नामक कस्बे का शहना था, और काजी अला उल मुल्क की मृत्यु के बाद वह दिल्ली के कोतवाल का पद चाहता था। उसकी इच्छा थी कि वो कोतवाल बने, परंतु सुल्तान ने बयाद तिरमिंजी को दिल्ली का और अयाज को सीरी का कोतवाल नियुक्त कर दिया, हाजी मौला को नहीं किया। जब अलाउद्दीन रणथंभौर के किले में घेरे में व्यस्त था, ये रणथंभौर में ये व्यस्त था और इधर ये लोग अपनी मनमानी कर रहे थे, तभी हाजी मौला को दिल्ली में विद्रोह करने का अवसर मिल गया, ठीक है। उसने कोतवाल तिरमिंजी का धोखे से वध कर दिया। अब देखिए, सुल्तान ने बयाद तिरमिंजी को दिल्ली का कोतवाल बनाया था, तो दिल्ली के कोतवाल को इसने खत्म कर दिया। अब देखिए आगे, तिरमिंजी को धोखे से क्या किया? वध कर दिया। और कोतवाल अयाज जो कि दिल्ली में, अब देखिए अयाज को सीरी का कोतवाल बनाया था, दिल्ली का कोतवाल खत्म, सीरी का कोतवाल कौन है? अयाज है। तो अयाज जो है, कोतवाल अयाज का वध करने का असफल प्रयास किया। अयाज का वध करना चाह रहा था, मतलब कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अब उसके बाद क्या हुआ? तत्पश्चात लाल किले के कोषागार, हथियार गृह और अश्वशाला और बंदी गृह पर अधिकार कर लिया। लाल किले के जो कोषागार था, हथियार और अश्वशाला था, वहां पर क्या किया गया? अधिकार कर लिया हाजी मौला ने। उसने बंदियों को मुक्त कर अपना अनुगामी बना लिया। जो बंदी थे वहां पे उनको मुक्त किया, तो उनको अपने पक्ष में कर लिया। और उसके बाद तत्पश्चात अलवी नामक एक व्यक्ति के पास गया, जो शाही शाह कहलाता था। अलवी नामक व्यक्ति के पास गया और उसको क्या कहा जाता था? शाही शाह कहा जाता था, ठीक है। इल्तुतमिश या अल्तमश बोल लीजिए, है ना, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश की एक पुत्री का वंशज था, ये इल्तुतमिश की पुत्री का वंशज था। उसे सुल्तान घोषित कर सिंहासन पर बैठा दिया गया। इल्तुतमिश की पुत्री का ही वंश था और शाही शाह कहलाता था। उसको क्या किया गया? सिंहासन पर बैठा दिया गया सुल्तान घोषित करके। इस प्रकार एक सप्ताह तक हाजी मौला दिल्ली पर कब्जा बनाए रखा। एक सप्ताह तक ये रहता है और जनता को पीड़ित किया। इसने जनता के साथ भी बहुत ही मतलब खराब व्यवहार किया, परंतु अलाउद्दीन का एक वफादार सरदार हमीमुद्दीन इस विद्रोह को समाप्त करने में सफल रहा। हमीमुद्दीन ने कोशिश की विद्रोह को समाप्त करने की और वो इसमें सफल भी रहता है। हमीमुद्दीन जो कि अलाउद्दीन का वफादार था। हाजी मौला शाही शाह जो कि इल्तुतमिश की पुत्री के वंशज के थे और उसके समर्थक पकड़े गए और उनका वध कर दिया गया। इस प्रकार अलाउद्दीन के समय में उत्पन्न सभी विद्रोहों का सफलतापूर्वक दमन कर दिया गया, किंतु इन विद्रोहों से शासक के प्रति निष्ठा का अभाव स्पष्ट प्रकट हो रहा था। अतः विद्रोहों पर नियंत्रण पाने के लिए अलाउद्दीन ने उनके कारणों को जानने व उसके समाधान करने के उपाय भी किए, ठीक है। तो हमने ये सारे विद्रोह देखे और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब खुश रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।